हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं? तो यहाँ पे मैं आपको लाया हूँ बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन। और इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करीब करीब 170 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले 170 क्वेश्चन। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, बने रहे। और मुझे उम्मीद है कि इतना देखेंगे तो बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। बाकी जो बच्चा खुचा रहेगा तो 6:30 बजे शाम को मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना काफ़ी है, चलते स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। अगर लगे कि मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप मन में आंसर सोच लेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे लास्ट में कि कितना आपका सही आंसर हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपके सामने हाजिर है। बोलता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपको पता है पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं, कौन सा यंत्र है जो यंत्र का उपयोग रक्त दाब को मापने में किया जाता है? रक्त दाब को मापने में जो है स्फैग्मो मैनोमीटर या स्फैग्मो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्त को मापने में। अगला प्रश्न बोलता है, रक्त के कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। मतलब जब कट छट जाता है कहीं पे तो उसका थक्का बनता है ना खून का, तो वो प्लेटलेट्स के कारण, किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। पादप हार्मोन जो साइटोकाइनिन सहायक है क्या है? तो देखो ये तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। वो कोशिका के द्रव्य कोशिका के विभाजन में सहायता करता है साइटोकाइनिन। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो हाइड्रा में प्रजनन की मुकुलन विधि पाई जाती है। ईस्ट और हाइड्रा, याद रखेंगे, ईस्ट और हाइड्रा में प्रजनन की मुकुलन विधि पाई जाती है, ठीक है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। बोलता है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पत्ती का अल्कोहल में उबाला जाता है। मतलब मंड परीक्षण जब करते हैं तो हरी पत्ती पर आयोडीन डालते हैं और वो आयोडीन डालने से पहले क्या करते हैं? अल्कोहल से उसको उबालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? क्लोरोफिल को घोलने के लिए करते हैं, ठीक है। स्लाइड को सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10 गुना पर, है ना, यानी कि 10 गुना पर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त का स्राव को रोकने में मदद करता है? वही सवाल है, सेम सवाल से घुमा के दे दिया कि रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? वो है प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर होगा प्लेटलेट्स। आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल यहाँ पे है, हेमोडायलिसिस में क्या नहीं होता है? रक्त को 0 डिग्री पर ठंडा रखते हैं। डायलाइजर आंशिक परागम्य सेलोफोन का बना होता है। रक्त में प्रतिस्कंदक मिलाते हैं। तो बिल्कुल जो हेमोडायलिसिस होता है, यानी कि हेमोडायलिसिस क्या होता है? जो आपका रक्त का ना, जैसे किडनी किसी खराब हो जाता है तो ब्लड कैसे ट्रांसफर करता है? डायलिसिस क्रिया करता है। तो हेमोडायलिसिस होता है जो कृत्रिम द्वारा करता है। तो रक्त को जो निकलता रक्त 0 डिग्री पर उसको ठंडा किया जाता है। डायलाइजर आंशिक रूप से सेलोफोन का ही बना होता है, ठीक है। रक्त में प्रतिस्कंदन भी मिलाते हैं, यानी कि इनमें से सभी क्या नहीं होता है? इनमें से सभी होता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी होता है। आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। आगे बोलते हैं, इनमें से स्वपोषी कौन है? स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाता है और वो है हरे पौधे। कौन है? हरे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो चलिए अगला सवाल के देखते हैं। तो आज मच जाएगा गर्दा, और यहाँ पे आपको हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करना है और हर सवाल आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो करीब। तो अब कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि सर ये सवाल मुझे नहीं आ रहा, ये सवाल मुझे नहीं आ रहा, ठीक है। अब तो सबको सवाल आना चाहिए। आगे सवाल देखते हैं क्या बोलता है कि हरे पौधों में संरक्षित ऊर्जा, हरे पौधों में आंतरिक ऊर्जा किस रूप में रहता है? हरे पौधों में जो आंतरिक ऊर्जा रहता है वो मंड के रूप में रहता है। किस रूप में? मंड के रूप में रहता है, यानी कि 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, शरीर की सतह से पोषण, शोषण और उत्सर्जन कौन सा लक्षण है? किसमें होता है? मतलब तो ये अमीबा में होता है, यानी कि शरीर की सतह, एक ही शरीर है, यानी कि एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है ना, और उसी की सतह से कभी शोषण भी करता है, कभी पोषण भी करता है, उसी से उत्सर्जन भी करता है, ठीक है। अमाशय में जठर रस पाए जाते हैं। अमाशय में जठर रस पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, श्लेष्मा, पेनिसिलिन। तो ये जठर रस जो होता है, ये जठर रस में तीनों पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक HCl भी पाया था, श्लेष्मा भी, और पेप्सिनोजन, यानी कि तीनों। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 14 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं कि यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कौन? भोजन के हानिकारक, जो हम लोग भोजन खाते हैं, कुछ हानिकारक जो बैक्टीरिया है उसको नष्ट करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं, सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जानते हैं उसको मृतजीवी। क्या बोलते हैं? मृतजीवी पौधा बोलते हैं। कौन सा पौधा? मृतजीवी पौधा कहते हैं, ठीक है।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन को वायवीय श्वसन बोलेंगे, यानी कि आंसर बी हो जाएगा। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बोलेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बोलेगा तो अवायवीय श्वसन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में एंटन यानी कि क्रैम्प आता है, क्या कारण है? तो बॉडी में लैक्टिक अम्ल जो है जमा हो जाता है। क्या होता है? बॉडी में लैक्टिक अम्ल जमा, यानी कि जब काम वगैरह ज़्यादा करते देखते हैं, जहाँ पे बॉडी में पेन होने लगता है, क्रैम्प आ जाता है, दर्द करने लगता है, वो लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पड़ता है, हमारी मांसपेशियों में एंटन यानी कि क्रैम्प होता है क्यों? वही सवाल यहाँ पे दे दिया कि लैक्टिक अम्ल में संचय के कारण, लैक्टिक अम्ल के संचय, लैक्टिक अम्ल क्या होता है? संचय हो जाता है, इसके कारण ऐसा होता है। मछलियों में श्वसन होता है ट्रैके द्वारा, फेफड़े द्वारा, तो मछलियों में जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा, किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा, यानी कि गलफड़ा के द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, मानव श्वसन तंत्र में होता है, मानव श्वसन तंत्र में श्वास स्वर यंत्र भी होता है, श्वास नली भी, फेफड़ा, तीनों सभी होता है ना, ऑप्शन सब होगा। मानव श्वसन तंत्र जो होता है उसमें स्वर यंत्र भी है, श्वास नली भी है और फेफड़ा, तीनों है। ठीक है, आगे सवाल पढ़ते हैं, रुधिर क्या है? तो रुधिर एक एपिथेलियम ऊतक है या पेशी ऊतक है या तंत्रिका ऊतक या संयोजी ऊतक? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक। क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो फेफड़ा, यकृत, अग्नाशय, वृक्क। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो यहाँ पे सवाल बोला जाए कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय जो उत्सर्जी अंग नहीं है। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, सरीसृप में हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? सरीसृप बोलते हैं जो रेंगने वाला जीव जंतु होता है, उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो अमूमन रेंगने वाला जो जीव होता है ना, उसके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल है मगरमच्छ, है ना, एक एग्जाम्पल मगरमच्छ जिसके हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, तो याद रखेंगे। लेकिन जितना सरीसृप है, जैसे सांप हो गया या तो सब सरीसृप में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, अगला है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं और मानव के हृदय में पता है, मानव के हृदय में तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 4 चेंबर जिसको बोलते हैं। धमनियों का कार्य क्या है? धमनी जो है शुद्ध रक्त को ढोने का काम करता है, शुद्ध रक्त का वाहन करती है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अशुद्ध रक्त का वाहन, ये अशुद्ध रक्त का वाहन जो है शीरा करता है। क्या करता है? शीरा जो है अशुद्ध रक्त का वाहन करता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यानी कि सभी उत्सर्जन तंत्र में सभी होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरीर में प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक अम्ल बनता है, सभी बनता है। ठीक है, शरीर में जब प्रोटीन और एमिनो अम्ल टूटता है तो अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है और यूरिक अम्ल बनता है। सब के सब जहरीला ही पदार्थ है ये। ठीक है, जो बॉडी से बाहर निकलता है मूत्र के द्वारा। मछली का श्वसन होता है जल में घुलनशील ऑक्सीजन, तो बिल्कुल है, मछली का श्वसन क्या करेंगे? मछली भी जल में ऑक्सीजन ही लेता है, लेकिन जल में घुलनशील ऑक्सीजन जो है मछली लेता है। ठीक है, जो जल में घुलनशील है उसको कौन प्राप्त करता है? मछली प्राप्त करता है। ऑक्सीजन का वाहक होता है WBC, RBC, लसिका। तो RBC रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं। ऑक्सीजन का वाहन मतलब ऑक्सीजन का ढोने का काम करती कौन? RBC। ठीक है, आगे पढ़ते, हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है? बहुत इजी सवाल है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लोहा पाया जाता है, लौह पाया जाता है। और एक होता है क्या? मैग्नीशियम पाया जाता है हरित लवक में, है ना, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है लाल, उसमें लोहा पाए जाने के कारण लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा? अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी होगा, हीमोग्लोबिन मतलब खून समझिए। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलेंगे? खून की कमी को, इसको सवाल ऐसे ही बोल सकते हैं, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। चिड़चिड़ापन देखते हैं, दादा दादी बहुत चिड़चिड़ाता है, तो कभी को खून की कमी होने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त जो है यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से? पित्त जो है यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में जाकर के जमा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं, मनुष्य में मुख्य अंग क्या है? तो मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया, नाक, क्लोम या फेफड़ा? तो फेफड़ा जो है मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग है। अगला सवाल पढ़ते हैं, भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको पता है भोज्य पदार्थ का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम के द्वारा जो है जल का
परिवहन होता है। तो ये दोनों बात तो याद रखिए, जाइलम के द्वारा जल और फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ। ये सब सवाल तो टपकेगा पक्का। खुला परिसंचरण तंत्र में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र में किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में जो खुला परिसंचरण तंत्र तंत्र पाया जाता है। अपने सपनों को साकार करना है और अपने घर वालों को, अपने पड़ोसी जो तुमसे जला करते हैं, अरे यार इस बंदा से क्या होगा, इससे मैट्रिक एग्जाम निकलेगा, ये तो सेकंड आ जाएगा, ऐसे बोलता है, ये तो सेकंड आएगा, 1 नंबर से फर्स्ट आएगा। आपको 1 नंबर से नहीं बल्कि 100 नंबर से फर्स्ट होना है, यानी कि 400 पार करना है, 100 प्लस नंबर से फर्स्ट होना है, ठीक है। इसलिए जम के मेहनत करने की जरूरत है। जल और लवणों को लवणों का परिवहन हमेशा होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय। तो इस सवाल में पढ़ाया हूँ एक दिशीय होता है, ठीक है। जल और लवणों का परिवहन हमेशा एक दिशीय होता है, एक दिशा की ओर होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का कब रेगा या ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? लाल रक्त आरबीसी का ना, आरबीसी का कब रेगा या ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? प्लीहा बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्लीहा। या स्प्लीन होता है ना, स्प्लीन, उसी को बोलते हैं। ओके, तो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जब ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो उसको बोलता है हाइपर टेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। आगे सवाल पढ़ते हैं, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण और पित्त का भी निर्माण वही यकृत में होता है, ठीक है। लीवर जिसको बोलते हैं, लीवर जिसको जिगर बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लीवर, है ना। यूरिया का निर्माण भी वही होता है, यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण, सेम सवाल 41-42 सेम सवाल है। अच्छा, तो सेम सवाल हो गया। यूरिया का निर्माण यहाँ पे यकृत में होता है, डबल यहाँ पे टाइपिंग हो गया और पेस्ट लगता डबल हो गया, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, अमाशय, यकृत, थायराइड। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत जो है, लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या होता है? पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल का मेन इंपॉर्टेंट कार्य क्या है? ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, CO2 मुक्त करना या जल अवशोषण करना। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अगला पढ़ते हैं, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? परजीवी, है ना, परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? तो बैक्टीरिया, कवक, विषाणु, ये सब मृतजीवी पादप है। तो कसकूटा ये क्या है? परजीवी पादप है, ठीक है, परजीवी पादप है। अगला पढ़ते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए सवाल पूछ रहे थे, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में, है ना, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे सवाल है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है कहाँ से शुरू होता है? ग्रसनी से, अमाशय से, या अग्रसनी से, या अग्नाशय से। ओके, तो प्रोटीन का पाचन होता है वो होता है अमाशय से। कहाँ होता है? अमाशय से प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं डियर, क्या बोलता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, जो स्वस्थ है, जो हेल्दी है, उसका जो ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। क्या बोलते हैं? 120/80। 120 को बोलते हैं परकुचन बोलते हैं और 80 को बोलते हैं अनुशीतलन बोलते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है वो छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में पाचन की क्रिया जो है पूर्ण होती है, ठीक है। आंसर हो जाए ऑप्शन सी। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितने जोड़े? 3 जोड़े जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है ना। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, कौन अवशेषी अंग है? तो ये सब सवाल तो पढ़ चुके हैं। अपेंडिक्स क्या है? अवशोषित अंग है जिसका कोई काम नहीं शरीर के अंदर। कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो कृत्रिम जो वृक्क होता है ना, जो मानव निर्मित जो किडनी होता है, वो क्या करता है? नाइट्रोजन को जो है, नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को निकाल देता है, अपवहन द्वारा अलग कर देता है, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में जो डायलिसिस थैली है वो क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं और तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा हाउस बोला गया है, ठीक है। कोशिका का ऊर्जा पावर हाउस बोलते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? जो भोजन खाते हैं पच जाता है वो उपचयन अभिक्रिया। कौन सा? उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। अगला सवाल बोलते हैं, निम्न से कौन एक उभयलिंगी जंतु? एक उभयलिंगी जंतु कौन है? तो केंचुआ यहाँ पे क्या है? एक उभयलिंगी जंतु है। कौन है? एक उभयलिंगी जंतु केंचुआ है।
डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है? डेंगू जो उत्पन्न करता है मच्छर वो किस तरह के जल में पनपता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल नहीं बल्कि साफ जल में उत्पन्न होता है। किस जल में? साफ जल बोले तो जैसे टंकी का पानी साफ रखा हुआ है, कई दिन तक रखा हुआ है ऐसे ही, तो वहाँ पे ना उसमें जो है ना ये क्या बोलते हैं, डेंगू जो है जन्म लेगा। ओके, अगला प्रश्न बोलता है कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद जो है अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। कौन है? टाइलिन जो है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, याद रखेंगे। अगला सवाल है बबूल के वृक्ष से मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? बबूल, टैनिन, रेजिन, गोंद, लैटेक्स, यहाँ पे सभी का जिक्र कर दिया गया है। तो बबूल के वृक्ष से गोंद प्राप्त होता है। कौन? गोंद। तो यहाँ पे क्या हो गया? गोंद हो गया। इसी तरह से आप रेजिन देख रहे हैं, रेजिन, तो रेजिन जो यहाँ पे देख रहे हैं एक चीड़ के पौधा होता है, चीड़ के पौधे से रेजिन प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पौधे से रेजिन प्राप्त होता है। और लैटेक्स देख रहे हैं, लैटेक्स जो ये क्या बोलते हैं, जो बरगद का, जो पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता जो तोड़ते हैं तो दूध निकलता है वाइट टाइप का, उसको दूधिया बोलते हैं ना। तो वो जो गाढ़ापन जो निकलता है उसी को बोलते हैं क्या? लैटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लैटेक्स बोलते हैं। तो चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। आगे सवाल बोलता है टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? टैनिन कहाँ जमा होता है? तो टैनिन जो होता है वो इसको बोलते हैं वृक्ष के छाल में, है ना। वृक्ष के छाल जो होता है ना, बहुत ज़्यादा पेड़ को छाल को काटते हैं ना, तो वृक्ष के छाल में जो है टैनिन जमा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा रंग होता है? तो चूने का पानी अगर CO2 गैस उसे प्रभावित करेंगे तो दूधिया रंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दूधिया कलर हो जाएगा। ठीक है, अगला है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो पता है वृक्क का काम क्या है? उत्सर्जन करना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। आगे पढ़ते हैं, पादपों में जाइलम उत्तरदायी, देखिए जल के परिवहन के लिए, ये मैं बता चुका हूं, जाइलम क्या है? जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है? तो एक बात तो याद रखें, जो जाइलम होता है जैसे जड़ के नीचे से लेता है पानी और ऊपर तक जो है पौधे में ऊपर तक पहुंचाता है, क्योंकि पानी तो नीचे से मिलेगा। और फ्लोएम का काम क्या है? पत्ती में खाना बन रहा, पत्ती में भोजन, रसोई घर पर पत्ती होता है ना, तो कभी पत्ती को जो खाना नीचे भी भेजना पड़ेगा और ऊपर जो डाली है और जो है सबको भेजना पड़ेगा, नीचे भी डाल है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों जाता है। फ्लोएम में जो खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, लेकिन जाइलम में केवल ऊपर की ओर होता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि का गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है? जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वाकर्षण। पोन्स और मेडुला अनुमस्तिष्क है, तो पोन्स और मेडुला जो अनुमस्तिष्क वो पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका? पिछले वाला जो मस्तिष्क होता है ना उसी का भाग है अनुमस्तिष्क, जिसको सेरिबेलम कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, कौन अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित नहीं करता है? कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं करता है? वमन, चबाना, लाराना। तो ये अनैच्छिक क्रिया कौन है? चबाना क्या अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ठीक है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब चबाना ऐच्छिक क्रिया, आप जब चाहेंगे तभी चबा सकते हैं। वमन आना, लार आना, ये सब क्या है? ये सब अनैच्छिक क्रिया है, आपके नहीं चाहते हुए भी होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को पता है क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? सिनेप्स कहते हैं। अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ये सवाल बार बार कंफ्यूज कर रहा था। इसका रियल आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आयोडीन होगा। ठीक है, आयोडीन याद रख लेंगे। अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता? आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस की नहीं, बल्कि आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कौन अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो सिर्फ एक ही है, वो अग्नाशय है, मात्र एक ग्रंथि है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी, मतलब हार्मोन भी स्रावित करता है और एंजाइम भी स्रावित करता है। हार्मोन भी स्रावित करता है और एंजाइम भी स्रावित करता है, और वो अग्नाशय है जिसको मिक्स ग्रंथि बोलते हैं, मिश्रण ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। तो याद रखेंगे अग्नाशय होगा। ठीक है, अगला है क्या? कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं? संवेदी का मतलब सेंसिटिव, क्या बोलते हैं उसको? सेंस ऑर्गन होता है, तो दिमाग सेंस ऑर्गन में नहीं आता है। कान, आंख, नाक, चमड़ा हो गया, जबान हो गया, ये सब क्या होता है? संवेदी ग्राही होता है। ठीक है, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन है? तो जिब्रेलिन, तो ये जिब्रेलिन भी है और ऑक्सिन भी, दोनों है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तने का वृद्धि दोनों करता है। तो जिब्रेलिन मुख्य रूप से जो है, एड्रेलिन तो पादप हार्मोन है ही, इंसुलिन भी है नहीं, ये तो तीनों तो पादप हार्मोन है नहीं, जिब्रेलिन है, तो फिर जिब्रेलिन ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
इनमें से कौन पादप हार्मोन है? देखिए, तो आपको पादप हार्मोन अगर नाम याद होगा तो क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, और एब्सिसिक एसिड हो गया, है ना, ऑक्सिन हो गया, ये सब क्या है? पादप हार्मोन का नाम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेरु रज्जु जो होता है पश्चिम मस्तिष्क जो मेडुला होता है ना, उसी से निकलता है। पश्चिम मस्तिष्क यानी कि जो पिछले वाला हिस्सा होता है उसी का हिस्सा है। अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, पॉन्स और मेडुला तीनों पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। तो आंसर होगा क्या? मेडुला से निकलता है मेरु रज्जु। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं, न्यूरॉन में छोटे शाखित शाखाएं। मैं आपको बताया था न्यूरॉन की संरचना ऐसे ऐसे इस तरह से स्टार ऐसे बना होता है ना, स्टार, और यहाँ पे इस तरह से निकला रहता है। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। न्यूरॉन में छोटे शाखित प्रवर्धन क्या करते हैं? क्या होता है? डेंड्राइट्स होते हैं। या संवेदी अंगों में संवेदना ग्रहण करता है कौन? संवेदना कौन ग्रहण करता है? डेंड्राइट, एक्सॉन, साइटोन। संवेदी अंगों से संवेदी अंग कौन कौन है? आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये सब इससे जो है चमड़ा हो गया। तो संवेदना को ग्रहण कौन करता है? डेंड्राइट से ही होता है, जो ग्रहण करता है और साइटोन को देता है, और साइटोन फिर एक्सॉन को भेजता है। इस तरह से पूरे बॉडी में स्थानांतरण होता है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इसकी क्रिया विधि बताया था। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? देखिए, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है ना। तंत्रिका की कोशिका की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सब बोलते हैं क्या? न्यूरॉन बोलते हैं। कभी नेफ्रॉन भी देता है, तो नेफ्रॉन भी कन्फ्यूजन मत हो, नेफ्रॉन वृक्क में आता है और न्यूरॉन आता है इसमें तंत्रिका तंत्र में। साइटोन के सबसे लंबे तंतु, तो जो साइटिन होता है ये वाला, ये जो इसके बीच वाला जो खाली भाग है, देखिए ये जो खाली भाग ये साइटोन है, ऐसे लंबे जो बना होता है इसको बोलते हैं क्या? एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सॉन। साइटोन के लंबे तंतु को बोलते हैं क्या? एक्सॉन बोलते हैं। या ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक, जो आप सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, ऐच्छिक गति का नियंत्रण कौन करता है? वो करता है सेरिबिलम। आंसर ये होगा, ठीक है, सेरिबिलम यानी कि अनुमस्तिष्क। सेरिबिलम को अनुमस्तिष्क बोलता है, सेरिबिलम को क्या बोलते हैं? उसको परामस्तिष्क बोलते हैं। चलिए, सर्दी थोड़ा बढ़ा हुआ है। शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखते हैं? शरीर का सेरिबिलम, क्रेनियम या मस्तिष्क स्टेम। शरीर का जो संतुलन बनाए रखते हैं वो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर भी वही होगा, सेरिबिलम, है ना। यानी कि अनुमस्तिष्क जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। समन्वय करना, संतुलन करना, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना, ये सब सेरिबिलम का काम है। चलिए, तो आगे सवाल पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है? अभी मैं बताया था, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। और अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी मतलब हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है, इसलिए वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है। इसके अलावा और कोई ग्रंथि है ही नहीं है जो दोनों ग्रंथि, जिसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने से, अगर वृद्धि हार्मोन कम होगा तो पता क्या होगा? बौना हो जाएगा, है ना। शाहरुख खान वाला जो फिल्म देखे थे, बौना हो जाएगा। अगला पढ़ते, थायराइड ग्रंथि के अगर थायराइड ग्रंथि बढ़ जाएगा तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ जाने से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि बढ़ेगा तो पता है क्या होगा? घेंघा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा, गलगन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ग्वाइटर रोग जिसको बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि के सामान्य क्रिया के लिए इसकी निश्चित जरूरी मात्रा किसकी? देखो आगे ना, आयोडीन, थायरॉक्सिन हार्मोन निश्चित बनेगा, तो आयोडीन की निश्चित मात्रा एकदम जरूरी है। आंसर क्या होगा? ए होगा। अग्नाशय स्रावित होता है, अग्नाशय स्रावित करता है। अग्नाशय क्या स्रावित करता है? अग्नाशय जो है इंसुलिन, है ना, इंसुलिन का स्रावित कौन करता है? अग्नाशय करता है। अगला बोलता है, या रुधिर में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। रुधिर में शर्करा यानी कि जो शुगर होता है ना, शुगर, उसके स्तर को कंट्रोल करता है वो इंसुलिन करता है। अगर इंसुलिन नहीं कंट्रोल करेगा तो फिर मधुमेह रोग हो जाएगा। इंसुलिन अगर शर्करा की मात्रा अगर बढ़ गया तो मधुमेह रोग हो जाएगा। ये भी सवाल शायद आ जाएगा। ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग होता है किसकी कमी से? तो मैं बताया था, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। अगला देखें, विरसन द्वारा स्रावित हार्मोन है। विरसन के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन, ये नर हार्मोन है, ठीक है, नर हार्मोन, नर जनन हार्मोन है, ठीक है। आंसर ये होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब अनैच्छिक क्रिया, सॉरी मैं तो उल्टा बोल देता पहले ना। हाँ, अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हम नहीं चाह रहे फिर भी हो रहा है, जैसे सांस लेना, हम नहीं चाह रहे फिर भी होगा, तो ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। ये जो है सेरिबिलम का एक पार्ट है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। या अंडाणु एवं शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? अंडाणु और शुक्राणु बनने की क्रिया को नियंत्रण करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि शरीर की।
मस्तिष्क में भी होता है, ये मस्तिष्क में होता है। या पौधे के तने की वृद्धि की लंबाई में करता है, या पौधे के तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सीजन जिब्रेलिन बोला था ना, ये दोनों होता है। ऑक्सीजन भी तने की वृद्धि करता है और जिब्रेलिन भी तने की वृद्धि करता है। यानी कि आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। या इस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझाती, किस हार्मोन के प्रभाव से, तो एब्सिसिक अम्ल होता है ना, एब्सिसिक एसिड के प्रभाव से पत्तियां क्या होती है, मुरझा जाती है। ठीक है, आंसर होगा डी। उच्च स्तर के जीव, तो उच्च स्तर के जीव जैसे मनुष्य हो गया, ये उच्च स्तर के जीव हो गया। विकसित तंत्रिका तंत्र होता है, जिसमें क्या होता है, तो उच्च स्तर के जीव बहुत विकसित, उसके तंत्रिका तंत्र एकदम पूरा विकसित होता है, डेवलप्ड होता है। उसमें मस्तिष्क भी होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी होता है, तंत्रिकाएं होता है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। यह हार्मोन गैस के रूप में पाया, कौन सा हार्मोन जो गैस के रूप में पाया जाता है, वो एथिलीन। कौन है, एथिलीन, जिसका उपयोग जो है फलों को पकाने में किया जाता है। कृत्रिम रूप से नहीं बल्कि नेचुरल, जो पौधे में ही पकता है एथिलीन से। और कृत्रिम रूप से पता आपको एसिटिलीन गैस होता है। किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन के कारण क्या है। किशोर अवस्था जब होता है, जब कोई बालक या बालिका जो जवान हो जाती है, तो मूछ निकल जाना, बाल हो जाना, है ना, आवाज़ मोटा टाइप हो जाना, तो ये किशोर अवस्था में क्या परिवर्तन, टेस्टोस्टेरॉन तो हो जाएगा और एस्ट्रोजन दोनों हो जाएगा। यानी कि ए और बी ए और बी दोनों। तो टेस्टोस्टेरॉन ये नर हार्मोन है, एस्ट्रोजन ये क्या है, सॉरी हाँ एस्ट्रोजन जो मादा हार्मोन है। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा, दोनों हो जाएगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथ में, सेरिब्रम में, स्पाइनल कॉर्ड में, या हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो शरीर के तापक्रम को कंट्रोल करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल बोलता है गर्भवती महिला के प्रसव समझ रहे ना, जिस टाइम वो माँ बनती है, उसके आखिरी समय में कौन सा हार्मोन उसको दिया जाता है, तो उसको दिया जाता है ऑक्सीटॉक्सिन नाम का हार्मोन, है ना, ताकि मतलब दूध बने और बच्चा जो है पौष्टिक दूध, मतलब माँ का दूध पिए। ठीक है, इसलिए अच्छा देखते हैं गाय वगैरह में भी आप लोग, अब तो गाय में भी दूध देता है, ऑक्सीटॉक्सिन नाम का ब्लड उसको सुई दिया जाता है ताकि ज़्यादा दूध दे, है ना। तो वो भी मतलब महिलाओं में अगर हार्मोन की कमी रहेगा तो उसको डॉक्टर जो है देता है। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, बुद्धि और चतुराई, सारा बुद्धि चतुराई प्यार मोहब्बत नफरत सब कुछ यही केंद्र है, और वो है सेरिब्रम। कौन है, सेरिब्रम, याद रखेंगे। ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। इनमें से कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है, फल पकाने, तो अभी बताया था एथिलीन जो है फल पकाने के लिए उपयुक्त है। तो एथिलीन जो है वो प्राकृतिक रूप से फल पकाने में सहायता करता है। लेकिन अगर एक कभी कभी देखते हैं ना, दुकान वाले क्या करते हैं, फल तोड़ते हैं और कच्चे में उसको पका देते हैं, मतलब उसको एसिटिलीन गैस से पकाते हैं। किस गैस से, तो कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नेचुरल रूप से पकाने में तो एथिलीन तो ऑलरेडी बना ही रहता है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या, सॉरी एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन एक नर लिंग हार्मोन, क्या है, नर लिंग हार्मोन। और अगर आता है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन होता है मादा यानी कि स्त्रीलिंग हार्मोन का। तो एंड्रोजन एस्ट्रोजन ध्यान से पढ़ेंगे, आंसर भी सटीक लगाएंगे, नहीं तो अगर एग्जाम में रंग दिए गलती तो उसकी गिनती अब होगी नहीं, आपका नंबर कट जाएगा। एग्जाम में अगर गलती रंगे तो समझ लो वो नंबर जुड़ जाएगा, मतलब वो काउंट में आ जाएगा, 50 क्वेश्चन में वो भी काउंट आ जाएगा। अब आगे अगर उसके जगह पे कुछ और बनाए तो उसका नंबर नहीं मिलने वाला। सुन लीजिए बात को, इसलिए एक बार रंगना है, होशियारी से रंगना है। कौन ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है, लो बात आ गई, और वो है अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि, जो हार्मोन को भी स्रावित करता है और एंजाइम, इसीलिए तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं जी। ठीक है, मिक्स ग्लैंड। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका और वो है तंत्रिका कोशिका। कौन है, तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, मादा जनन हार्मोन अंग से, तो प्रोजेस्टेरोन, यस ये भी स्रावित होता है। एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन, सब के सब स्रावित होता है। ठीक है, मादा जनन अंग से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये तीनों हार्मोन जो है स्रावित होता है। पुष्प का कौन सा भाग जो है फल बनता है, तो हम लोग खाते हैं बड़े प्यार से, और वो क्या है, अंडाशय को खाते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो मैं बताया था ईस्ट और अमीबा, ये दोनों जो है अलैंगिक जनन है, और किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है, ईस्ट और अमीबा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, पुष्प का कौन सा भाग, तो पुष्प का पुंकेसर भाग जो है वो क्या बनता है, परागकण बन जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, तो अंडाशय में क्या है, मादा जनन तंत्र भाग नहीं है, तो अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका भी है ना, डिंबवाहिनी। तो आंसर क्या होता है, शुक्रवाहिका जो है
मानव नर नर जनन का अंग है, नर है ना, मेल। अगला सवाल पढ़ते हैं, निम्न से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है? वो है हाइड्रा। कौन है? हाइड्रा जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख रहे थे क्या कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? ये तो पढ़ चुके। एक लिंगी पुष्प कौन है? पपीता जो है एक लिंगी पुष्प। ये सब सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा था। इसके अलावा जो और सवाल मिलेगा डियर, मैं आपको 6:30 बजे शाम को आना, अच्छा सवाल मैं लाऊंगा, ठीक है। कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु वो कौन है? केंचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। अगला सवाल पढ़ते हैं, इनमें आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश किसमें होता है? डीएनए में। किसमें होता है? डीएनए, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीव जनन क्यों करते हैं लोग? जीव जो जीव जंतु जनन क्यों, संतान पैदा क्यों करते हैं? अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए, बिल्कुल है ना, खानदान दर खानदान चलते रहेगा। अपनी जाति की संख्या में वृद्धि के लिए, बिल्कुल सही। आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने के लिए, बिल्कुल। यानी कि सभी कार्य के लिए जीव जो है जनन करते हैं कि मेरा खानदान चले, मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी चले। डीएनए कहाँ होता है? तो डीएनए केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? डीएनए जो है वो केंद्रक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में, लिस्मानिया में या ईस्ट में, ठीक है। तो देखो अमीबा में द्विखंडन होता है, लिस्मानिया में, दोनों में जो है क्या होता है? द्विखंडन होता है, याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर डी हो गया। अगला सवाल देखें, इनमें से किसमें अपखंडन द्वारा जनन होता है? अपखंडन, तो द्विखंडन अलग है, मुकुलन अलग है और अपखंडन अलग है। लिस्मानिया में और स्पायरोगेरा में, ये तीनों दोनों में अपखंडन जनन होता है, ठीक है। कायिक प्रवर्धन में पौधे के किस भाग के से नया पौधा उत्पन्न होता है? तो कायिक जो प्रवर्धन करते हैं, कुछ ऐसा पौधा जिसको जड़ रोपते हैं तो हो जाता है, तने से भी होता है और पत्तियों से भी होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, किस पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है? गुलाब, गन्ना, अंगूर, सभी को जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाया जाता है। गुलाब का पौधा क्या करते हैं? गुलाब का पौधा कहीं से डाली काट के लगा दीजिए, गुलाब का पौधा बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से किसी का पत्ती से भी होता है, किसी का तना से होता है, किसी का बीज तो होता है, जड़ से भी होता है। बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जाते हैं? मतलब बहुत ऐसा पौधा, जैसे कि गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल में बीज नहीं होता है, तो उसको जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा जो है उगाया जाता है। किस विधि से? कायिक प्रवर्धन विधि से क्या करते हैं? उसको उगाने का कार्य करते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या बोलता है? गीले डबल रोटी में टुकड़े के टुकड़े पर क्या उत्पन्न होता है? गीले डबल रोटी जो होता है ना, टुकड़े, उसको जिसको पावरोटी बोलते हैं जी, ठीक है, उसमें जो है कवक उत्पन्न, क्या होता है? कवक उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? कवक, शैवाल नहीं होगा, कवक होगा। जिस जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, द्विलिंगी, उभयलिंगी, सबको बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, पुष्पी पौधों में आलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पौधों में आलैंगिक जनन जो होता है वो फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा होता है। अगला सवाल है, स्त्री केसर में उपस्थित होता है, तो स्त्री केसर में अंडाशय भी रहेगा, वर्तिका और वर्तिकाग्र, यानी कि तीनों हो जाएगा। स्त्री केसर में तीनों के तीनों उपस्थित होता है। आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, निम्न में से कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत नहीं आता है? तो सिफिलिस ये जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है। एड्स भी आता है। गोनोरियो, तो क्या बोल रहा, कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? तो तीनों के तीनों, गोनोरियो भी आता है, एड्स भी आता है और सिफिलिस भी आता है। ये जनन संचारित रोग अंग है, ठीक है, रोग है। शुक्राणु बनता है, कहाँ बनता है? शुक्राणु जो है विरसन में बनता है। कहाँ बनता है? शुक्राणु जो है विरसन में बनता है और अंडाणु अंडाशय में बनता है। नेक्स्ट है, नर युग्मक और मादा युग्मक किस संलग्न को क्या कहते हैं? यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है तो उसको निषेचन क्या बोलते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आंसर क्या होगा इसका? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसे पाया जाता है? स्त्री में डबल एक्स होता है ना। 23वां जोड़ा भी स्त्री में भी डबल एक्स ही पाया जाता है, लेकिन पुरुष का 23वां जोड़ा क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसे पाया जाता है? स्त्री में जो है पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो युग्म में बोला, युग्म में मतलब जोड़ा, तो मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के 23 युग्म होते हैं। कितने? 23 युग्म में। और खाली अगर युग्म नहीं देता तो 46 करते हैं, ठीक है, 46 पे। तो ध्यान देना, युग्म में बोल रहा कि जोड़ा बोल रहा कि बिना युग्म में बोल रहा, ध्यान दीजिएगा।
चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, बोलता है क्या वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। तो अगला सवाल पढ़ते हैं, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज हो रहे थे। देखो आंखों का रंग तो होता है, चमड़ी का रंग भी डिपेंड करता है। अगर माँ अगर गोरी है तो जाहिर सी बात ज़्यादा चांसेस है 90% कि उसका बेटा भी गोरा होता है, बेटी भी गोरी होती है। शरीर का आकार भी डिपेंड होता है, ठीक है, लेकिन बाल की प्रकृति पे कुछ डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, बाल की प्रकृति पे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाल की प्रकृति। नेक्स्ट है समजात अंग, उदाहरण क्या है। तो देखो इसमें भी कंफ्यूज हो रहा है। समजात अंग, हमारे हाथ कुत्ते का अग्रपाद। तो हमारा हाथ जो है और कुत्ते का जो अग्रपाद यानी कि आगे जो उसका पैर जो है दोनों सेम है, बनावट के सबसे सेम, लेकिन काम हम खाने का काम करते हैं और वो चलने का काम करता है। लेकिन हमारे दांत हाथी के दांत क्या साइज बराबर है, हाथी के दांत निकला हो रहता है बड़ा सा, हमारे दांत तो पता नहीं चलता। तो ये समझाता नहीं है, समझाता अंग कौन है, ए होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल बोलता है यहाँ पे क्या, तो देखिए आगे क्या बोलता है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थान है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, तो वो है वन। क्या है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है, वन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन बौने पौधे को दर्शाता है। बौने पौधे को कौन दर्शाता है, तो डबल टी यानी कि दोनों स्मॉल टी, दोनों बौना टी यानी कि स्मॉल टी वही दर्शाता है। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोजोम पाए, कितने जोड़े, देखो वही बात है, तो 23 जोड़े जो है क्रोमोजोम पाए। अगर सिर्फ बोलता कितने पाए जाते तो 46 होता, लेकिन जोड़े जब बोले तो 23 जोड़े। प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का जैव विकास का सिद्धांत किसे दिया था, डार्विन ने। ठीक है, किसे दिया था, डार्विन ने दिया था प्राकृतिक वर्ण का। ठीक है, आगे चल पढ़ते हैं, अनुवांशिकी का पिता किसको बोलते हैं। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। अनुवांशिकी का पिता किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता बोलते हैं। ये सब सवाल चुटकियों में याद हो जाए। विकासीय दृष्टि से हमारे से किससे अधिक समानता है, ये सवाल है, बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक चिंपैंजी वाला आंसर बोलते, बहुत से बोले चिंपैंजी, उसका सवाल दूसरा है, चिंपैंजी का सवाल दूसरा है, और ये सवाल, दोनों सवाल पे गौर करें। अभी उसके बाद 2-3 सवाल के बाद फिर ये सवाल आएगा जो चिंपैंजी, उसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा चीन के विद्यार्थी। विकास के दृष्टिकोण से हमारे किसी से अधिक समानता है, तो चीन के विद्यार्थी से सबसे ज्यादा अधिक समानता है। अब इसके आगे सवाल मिलने वाला चिंपैंजी वाला ध्यान से रखेंगे। तो विकासीय दृष्टिकोण से कौन है, चीन के विद्यार्थी, विकासीय दृष्टिकोण से। अब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कौन सा रक्त सबसे रक्त ले सकता है, यानी कि रिसीवर है इसको। ठीक है, क्या होता है वो, ए बी जो है सबसे रक्त ले सकता है, ए बी जो है सबसे रक्त ले सकता है। और यहाँ पे बोलो कौन सा रक्त जो सबको रक्त दे सकता है, ये डोनर है। क्या है, डोनर, सबको रक्त दे सकता है। और ग्रुप ओ क्या है, ब्लड ग्रुप ओ जो सबको रक्त दे सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ ओ ही से लेगा, किसी और से नहीं लेगा, यही बात याद रखें। और ए बी जो है वो सिर्फ ए बी जो सबसे ले लेगा, चाहे कि कोई भी हो, ओ हो चाहे जो भी हो। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोजोम को क्या कहते हैं, पढ़ चुके हैं। 22 जोड़े क्रोमोजोम को उसको ऑटोसोम क्या बोलेंगे, ऑटोसोम बोलते हैं। तो याद रखेंगे 22 जोड़े यानी कि जो 22 जोड़ा, जो मनुष्य का जो 22 जोड़ा होता है ना, या तो पुरुष का ले लो XX ले लो, इस पुरुष का भी 22 जोड़ा तक XX होता है, स्त्री तो पूरा होता है 23 तक होता है। ठीक है, अंतिम जोड़ा जो होता है लिंग क्रोमोजोम। तो लिंग क्रोमोजोम नहीं बल्कि इसको क्या बोलेंगे, ऑटोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोसोम बोलेंगे। चूहे की पूंछ पर 21 पीढ़ियों तक किस वैज्ञानिक ने काम किया था, वाइसमैन जो है 21 पीढ़ियों तक काम किया था। और वो सवाल आ गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे, अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी, अफ्रीका मानव का, देख रहे हैं यहाँ पे अफ्रीका मानव के बारे में बोला गया है। अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी वो है चिंपैंजी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, चिंपैंजी होगा। और विकासीय दृष्टिकोण से बोला जाएगा तो चीन के विद्यार्थी से आंसर टिक आउट करेंगे। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल पढ़ते हैं, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था, मेंडल, डार्विन। तो पृथक्करण का नियम किसने दिया, मेंडल ने दिया। किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैमार्क ए, मेंडल हो जाएगा। पृथक्करण का नियम किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं, कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ वो कौन हो जाएगा, डीडीटी हो जाएगा, जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। ओजोन परत पाए जाते हैं समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। किसको बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, ओजोन परत किसे पाया था, समताप मंडल, उसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं, कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। जलीय आहार, जल वाला, घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट मछली,
घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, तो यही होगा। देखो शैवाल, जलीय कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, तो सॉरी ये भी नहीं होगा, तो मनुष्य तो जलीय कीट है ही नहीं, ठीक है। जलीय आहार तो क्या हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट और मछली, आंसर बी होगा इसका। ओके, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ बोला जलीय, जलीय बोला, जलीय यानी कि जल वाला खोजना है, जो जल में रहता है, मनुष्य तो जल में रहता नहीं है ना। चलिए आगे बोलते हैं, इनमें से आप उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखेंगे। उपभोक्ता जो यूज करता है, जो इस्तेमाल करता है, वो है क्या, जंगली जानवर क्या है, उपभोक्ता है। कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, जैविक प्रक्रम द्वारा, तो सूखे घास पत्ते, क्या हो जाएगा, सूखे घास पत्ते जो है जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होता है, लेकिन पॉलिथीन, बैग, रबड़ ये सब अपघटित नहीं होता है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, हरे पौधे, तो उसको उत्पादक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उत्पादक। हरे पौधे उत्पादन करता है, हम लोग खाते हैं, तो हम लोग होगा उपभोक्ता, और हरे पौधे हो जाएगा उत्पादक, क्या हो जाएगा, उत्पादक। कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है, कौन है, प्लास्टिक, गोबर, पानी, कागज, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है, तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा, अनिम्नीकरणीय प्रदूषक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना अनिम्नीकरण के बारे में बात की जा रही है, अनिम्नीकरणीय तो प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलता है उत्सर्जी, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य, क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। CFC क्या है आपको पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद और एकदम ऐठा सवाल, क्या बोलते हैं, एकदम कतई जहर वाला सवाल आपको 6 बजे 6:30 बजे शाम को मिलेगा। जरूर आए, 6:30 बजे शाम को रिवीजन क्लास चलती है डेली, वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा, कम वर्षा भी होगा, भूस्खलन भी हो जाएगा, भूमि अपरदन और बाढ़ की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ओजोन परत महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यह क्या करती है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, आंसर क्या होगा, बी होगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को संरक्षित करना, किसको, वृक्षों को बचाना, वन संरक्षित करना। कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस जो है वैश्विक यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, वो है थर्मोकोल, क्या हो जाएगा, थर्मोकोल जो अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। कौन सा एक आहार श्रृंखला है, आहार श्रृंखला, चूहा को तो घास नहीं खाएगा, ये तो होगा नहीं पहले याद, घास को चूहे खाएगा, चूहे को सर्प, सर्प को मोर, सर्प को घास, सर्प को खाएगा घास, कभी होगा नहीं, मोर को खाएगा सर्प, और सर्प को खाएगा चूहा, कभी होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, सर्प को तो घास तो खाएगा नहीं, तो घास को चूहा खाएगा, है ना, चूहा थोड़ा ना खाएगा घास को, चूहे को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन उत्पादक है, उत्पादन करने वाला, तो घास क्या है, उत्पादक है, उत्पादक, बाकी सब तो उपभोक्ता है, सब खाएगा, सब एक दूसरे खाने वाला है। कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का है, घास, गोबर, पॉलीथीन तो होगा नहीं, सब्जी, केक, प्लास्टिक तो होगा नहीं, फलों के छिलके, गोबर, पेपर, यही होने वाला है, लकड़ी, दही, दवा की खाली चमड़ा, तो आंसर इसका सी होना चाहिए आंसर। ओके, तो सी बिल्कुल सही आंसर होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, सी। आगे बोलते हैं चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को संरक्षित करना, किसको, वृक्षों को। कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं, मैं पिछले बार सवाल बताया था, इसमें मैं ऑप्शन ही गलती पढ़ देता, उत्तरदायी नहीं है। गंगा में मछली पालना उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। गंगा में कपड़ा को धोना, गंगा में अधजले को शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट बनाना, ये तीनों जो उत्तरदायी है, तीनों जो है जिम्मेदार बनेगा गंगा को प्रदूषण करने में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा गंगा में मछली पालना, कोई उत्तरदायी, कोई खराब काम नहीं प्रदूषण के लिए। सुरंगम पता केरल में एक जगह है, सुरंगम पानी जमा करने की जगह है। सफाई, गंगा सफाई योजना कब शुरू हुई थी, 1985 में। आपके जो भारतीय वन किताब है 1986 दिया हुआ, जो कि गलत है, ठीक है। NCERT में हमको NCERT लेकर चलना है, ठीक है, NCERT 1950, क्योंकि आपका कॉपी जो चेक होगा NCERT के हिसाब से चेक होना है। ऑब्जेक्टिव खातिर बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव तो नहीं बोलूँगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। गंगा सफाई योजना 1950 से, देखो सवाल देते हैं, शुरू की गई थी, किस लिए, तो गंगा के जल का गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी, इसी कारण जो है इसकी सफाई की योजना, मतलब जल पानी का जो गुणवत्ता होना चाहिए गुण, वो कम हो गई थी। क्लोरोफॉर्म द्वारा संदूषित पानी पीने से क्या होगा, तो हम बीमार पड़ सकते हैं, है ना, हम स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम बीमार पड़ जाएंगे गंगा क्लोरोफॉर्म द्वारा प्रदूषित पानी पिएंगे तो। केरल का सुरंगम क्या मैं बताया था, प्राचीन जल संग्रहण की संरचना है।
आप पर्याप्त वायु में, यानी कि जहाँ पे वायु नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे अगर कार्बन जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ी के धुआं देखते हैं, गाड़ी में जो पेट्रोल कार्बन होता है जलता है तो कितना खतरनाक धुआं निकलता है। वहाँ पे आप पर्याप्त ऑक्सीजन होता है, वायु नहीं होता है। यूरो सेकंड का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, ठीक है, वायु प्रदूषण से। लास्ट सवाल है, चिपको आंदोलन के हिमालय में ऊंची पर्वत श्रृंखला गढ़वाल के रेनी, गढ़वाल बोले तो उत्तराखंड में पड़ता है, रेनी गांव नामक में कब हुआ था? 1970 में, कहीं 1973 रहता है, कहीं 1972 रहता है। तो ऑप्शन के हिसाब से 1970 इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो मैं आपको देखा जाए तो यहाँ पे 52 घंटा का आसपास हो गया और आपको पूरा बायो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा दूँ। इसके अलावा और आप सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करेंगे। 6-6:30 बजे जो क्लास चलती है शाम को, उसमें आएंगे, अच्छा सवाल आपको देखने को मिलेगा। ओके, वीडियो को करता हूँ लास्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो लाइक नहीं किए तो पहले लाइक तो करो, सब मिलकर पहले लाइक का बटन, बिकॉज आप लोग लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं मेरे ख्याल से। लाइक जरूर कीजिए, इससे ये वीडियो दूसरे तक भी पहुंचता है। जो बच्चा चैनल पे नहीं जुड़े हुए उसके तक भी ये वीडियो पहुंचता है, ठीक है, रैंकिंग बढ़ता है। अब पहली बार तो चैनल पे जुड़ जाए, बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि अभी कितना टाइम हो रहा है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, आपका एग्जाम है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, काश आप भी इस तरह मेहनत करो तो बहुत बेहतर रिजल्ट रहेगा। तो अगर आप मेरे साथ मेहनत कर रहे हो तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोग बहुत बेहतर 400+ नंबर तो बहुत सारे स्टूडेंट लाने वाला है, जिसको मैं जान रहा हूँ। ओके, वीडियो को लास्ट करूँ, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगे वीडियो जरूर बताना, लाइक तो जरूर करना। ओके, बाय।